नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज बाखबर में हम बात करेंगे भाजपा प्रत्याशियों की पाठशाला। दरअसल इधर भाजपा प्रत्याशियों की पाठशाला लगा रही है, उधर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने तय कर लिया है कि कमलनाथ को चुनाव लड़ाया जाएगा। अभी तक कमलनाथ के इलेक्शन लड़ने को लेकर संदेह था, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था कि कमलनाथ इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। तब कमलनाथ ने कहा था कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। और उस बैठक में रणदीप सुरजेवाला भी थे। उनका भी ये कहना था कि कमलनाथ बड़े नेता हैं, इनके बारे में निर्णय हमारी हाईकमान करेगी। तो अब ये लगभग जो खबर आ रही है वो उसमें साफ होता जा रहा है कि कमलनाथ जी इलेक्शन लड़ेंगे। और कांग्रेस कैंप से जो खबर दूसरी वो है ये कि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा, जो बैरिस्टर भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी कांग्रेस से, उनको इलेक्शन नहीं लड़ाया जाएगा। और लेकिन इसमें तीसरी खबर बड़ी ये है कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदेश कांग्रेस के सुरेश पचौरी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के अरुण यादव, उनके भी चुनाव लड़ने की खबर है। और अजय सिंह यादव, जो कांग्रेस में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे थे, उनकी भी इलेक्शन लड़ने की सूचनाएं आ रही हैं। अभी ये पार्टी हाईकमान इस पर तय करेगी कि किसको कहां से लड़ाना है। लेकिन बीजेपी के नए गणित के चलते कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कांग्रेस के साथ भाजपा के जो प्रत्याशी मैदान में हैं, उनकी पाठशाला में उनको क्या कुछ बताया गया, क्योंकि ये पाठशाला लगी थी मुख्यमंत्री निवास में शिवराज सिंह चौहान के साथ। और इसमें मौजूद थे मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री और दिमनी से भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर, दो केंद्रीय मंत्री जो प्रभारी हैं वो भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, इनके साथ साथ प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे। और 40 प्रत्याशियों के वहाँ मौजूद होने की खबर है, जिनको बताया गया कि आप कैसे कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हों, किस तरह से कांग्रेस के जो रणनीति उसकी काट ढूंढे। तो उसी पर विस्तार से बात की आखिर भाजपा प्रत्याशियों की पाठशाला में क्या हुआ और कांग्रेस किस किस को मैदान में उतार सकती है। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल शशि कुमार केसवानी जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से जुड़ रहे हैं जयंत सिंह तोमर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ, क्योंकि ग्वालियर का जो मामला है वो मध्य प्रदेश भाजपा में थोड़ा सा वजनदारी पर जा रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अहम लीडर हैं भाजपा के मध्य प्रदेश में, फिर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उनका भी चंबल क्षेत्र से वास्ता है। आपको क्या लगता है कि जो भाजपा के लीडर हैं, जो पार्षद का इलेक्शन लड़ने से लेकर जिनके पास तजुर्बा है लड़ने और लड़ाने का विधानसभा और लोकसभा, उन प्रत्याशियों के लिए क्या पाठशाला में बताया गया होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनको नसीहत दी गई कि वो किस तरह से कार्यकर्ताओं से जुड़ें, किस तरह से कांग्रेस के जो आक्रमण होंगे सोशल मीडिया पर उसका सामना करें। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात मैं जिस पर फोकस करना चाहूँगा वो ये कि असल दिक्कत बीजेपी की ये है कि उसका जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव मोड पर अभी उतना नहीं आ पा रहा जितनी भाजपा अपेक्षा कर रही थी। क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, वो लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी, इसलिए वो लीडर तय कर लेती है और फिर लीडर तय करता है कि उसके कार्यकर्ता कौन से होंगे। भाजपा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी और कार्यकर्ता तय करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा। तो इसके चलते बीजेपी को दिक्कत है कि वो किस तरह से एक्टिव हो, लेकिन वो कार्यकर्ताओं पर फोकस नहीं कर रही है। भाजपा के जो संगठन मंत्री प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो कार्यकर्ताओं से सीधा जाकर संवाद नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब ना तो अवसर है ना समय है। आपकी राय, प्रत्याशियों की पाठशाला में क्या हुआ होगा? और जो मैंने बताया कि कमलनाथ जी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने इस बात का संकेत दिया है, और उसमें जो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उसमें दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा के नाम है। बाकी सुरेश पचौरी, अरुण यादव और अजय सिंह जैसे दिग्गज भी इस बार विधानसभा में मैदान में रहेंगे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, वैसे तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस बात की पूरी तैयारी कर लेते हैं कि किस तरह के सवाल उनसे पूछे जाएंगे। जी। और भारतीय जनता पार्टी की तो विशेष तैयारी होगी। इतने साल का जो उसका राज है, इतने समय तक शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कौन कौन सी योजनाएं हैं, किन कारणों से जनता के बीच, मतदाताओं के बीच असंतोष है, वो सब भारतीय जनता पार्टी को पता है। इतना ही है कि जमीनी स्तर पर, तृणमूल स्तर पर या ग्रासरूट लेवल पर
जो कार्यकर्ता हैं उनको मतदाताओं की से क्या क्या सुनना पड़ता है, कौन कौन सी बातें सुननी पड़ती हैं, कैसी नाराजगी किन बातों को लेके उन्हें सुननी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं, उसका क्या जवाब दिया जाए, शायद उस पाठशाला में यही उनको बताया गया होगा। ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और ये तैयारी तो रहनी चाहिए, क्योंकि हर एक प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर होना चाहिए। अगर आप निरुत्तर हैं तो इसका मतलब है कि आप सहमत हैं कि हाँ, सरकार ठीक से नहीं चली है या नाराजगी के बहुत से कारण हैं। तो उस तरह से ये एक प्रशिक्षण या रिहर्सल जो कुछ भी कहें, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे कार्यकर्ताओं को उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। वो सब दरवाजे दरवाजे जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और सब कुछ उन्हें सुनना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ठीक है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी पता है बहुत अच्छे से, और वो जब स्वयं खुद ही कार्यकर्ता नाराज होंगे तो फिर वो मतदाताओं को क्या उत्तर देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कार्यकर्ता खुद ही नाराज हैं क्योंकि नेताजी के दर्शन नहीं हुए हैं, उनके जो बुनियादी काम होने चाहिए थे वो सब नहीं हुए हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं पर निर्भर है कि वो कितना संतुष्ट हैं, उनको कितना संतुष्ट किया जा रहा है, और वो किस तरह से मतदाताओं के जवाब उत्तर देने के लिए तैयार हैं प्रश्नों का। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमनी में हुआ करते थे मुंशी लाल जी, जो कई बार मंत्री रहे और 5 बार वो विधायक रहे लगातार। मैंने उनसे एक बार बस में यात्रा करते समय पूछा कि आखिर आपका जनसंपर्क का क्या कार्यक्रम रहता है, किस तरह से आप करते हैं। तो उन्होंने एक डायरी दिखाई और कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ये एक डायरी है जिसमें लिखा रहता है कि कहाँ कहाँ गमी हो गई है, कहाँ उत्सव है, कहाँ कहाँ मुझे जाना है, और इसी तरह से मैं जाता रहता हूँ। और उनकी खास बात थी कि वो अपनी पत्तल उठाकर खुद फेंकते थे। मुंशी लाल जी सिर्फ इसी विनम्रता के कारण, इसी जनसंपर्क के कारण लगातार 5 बार, जिस समय मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकारें आती रही और मुंशी लाल चुनाव जीतते रहे। तो ये जो भी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उन सबको पता है कि जनता के बीच में कैसे जाना है, विनम्रता से पेश आना है, ये सारी चीजें हैं। और कार्यकर्ता उन सब मतदाताओं के बीच में जाके ये सारी चीजें बता सकते हैं। तो यही सब एक चुनावी पूर्वाभ्यास है। हो सकता है नए कार्यकर्ता हैं, उनको पहली बार ये मौका पड़ रहा हो कि किस तरह से जनता के मतदाताओं के बीच जाएं और कैसे प्रश्नों का उत्तर दें। बिल्कुल जैन जी, दरअसल सिखाए पूत दरबार चढ़ने की एक कहावत है कि वो कितना सिखाए पूत दरबार चढ़ेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जो प्रत्याशी बनता है वो अपने काम काज जनता के बीच में रहने का रिपोर्ट कार्ड अघोषित रूप से साथ लेकर जाता है। तो अगर आप कार्यकर्ता से कनेक्ट हैं तो फिर आपको किसी पाठशाला की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने मुंशीलाल जाटव जी का मेरे ख्याल से आप बात कर रहे थे, मुंशीलाल जाटव जी जो अपनी पत्तल खुद हाँ खटीक जी। तो सवाल है कि अगर प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट है, उनके सुख दुख में शामिल है, तो फिर कार्यकर्ता उसका नाम आते ही उत्साहित होगा और काम में जुट जाएगा। लेकिन अगर 5 साल में आपके आचरण, आपके जो कर्म है, जो आपकी कार्यशैली है, उसमें अगर कार्यकर्ता की उपेक्षा रही है तो फिर वो कार्यकर्ता पूरा हिसाब करेगा आपसे। क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता इस मोड़ पर 20 साल के बाद आया है। कांग्रेस में क्या होता है कि कार्यकर्ता तुरंत हिसाब किताब कर देता है। इस साल आपने उसको भाव नहीं दिया, चुनाव में वो आपको भाव नहीं देगा। भाजपा का कार्यकर्ता थोड़ा सा लिहाजी है, क्योंकि यहाँ संगठन सर्वोपरि है। जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन के पदाधिकारी जाकर उनको समझाएंगे तो वो शायद थोड़ा सा मानेंगे। प्रत्याशी समझाएगा तो वो तो कहेंगे कि ये तो खुद ही दूल्हा है, इसमें बाराती, हमें तो बाराती की मर्जी चलेगी या दूल्हे की। तो दूल्हे की तो बहुत अभी आरती उतरने वाली है। लेकिन सवाल यही कि क्या कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी कनेक्ट है, और अगर वो कनेक्ट होगा तो उसे दिक्कत कम जाएगी। अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर पाठशालाएं बेकार होंगी। राठी जी, मैं आपके पास इसलिए भी आ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अंतिम टिप्पणी मैं शशि भाई से लूँगा। अभी ये कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हो, अगर वो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर चुनाव के वक्त वो कितनी भी कोशिश करे, अगर वो 100% कोशिश करेगा तो 25-30% नंबर उसको मिलेंगे। और अगर वो कार्यकर्ताओं से पहले से जुड़ा हुआ है तो उसके इशारे पर फिर कार्यकर्ता काम करता है। आपकी राय कि जो भी पार्टियां पाठशाला लगा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस भी काम करती है, भाजपा थोड़ा सा पहले कर रही है क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड पर है, आपकी राय, आप इसे किस ढंग से देखते हैं? देखिए, इलेक्शन का जो मोड है आजकल 2 तरीके से हो गया। एक है जो कार्यकर्ता वाला है और एक है जो सोशल मीडिया और अन्य के माध्यम से। हम सोशल मीडिया का तो वो गर्व देखते हैं
कि कार्यकर्ता छोड़ें, अपने परिवार में ही लोग एक दूसरे से संपर्क टूटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो आप राजनीति तो बहुत दूर की चीज़ हो गई, जब एक ही घर में रहने वाले माँ बेटे, बाप बेटे या भाई बहन भी एक दूसरे से उतना संपर्क नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा, जब कार्यकर्ता की हम बात करते हैं तो जो आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो लीडरशिप की पार्टी है और भाजपा केडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन जब 10-20 साल आप सत्ता में रह लेते हो तो आप लीडर बेस्ड पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हो। तो भाजपा में ये भी एक दिक्कत है कि लीडर बेस्ड पार्टी के रूप में भाजपा ने कहीं ना कहीं कई उसमें ले लिया है। दूसरा आप देखेंगे, लेकिन अभी बीजेपी इस बात को स्वीकार नहीं करती है। आप पूछे तो वो कहते हैं कि हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। कांग्रेस इस बात को मानती है कि हाँ, वो आंदोलन से निकली पार्टी है और वहां तो जो लीडर है वही काम करता है। नहीं सर, लेकिन हम तो देखते हैं प्रैक्टिकली कई चीजें देखने में आती है, इसलिए हम बोल रहे हैं जी। दूसरा, जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे हारी हुई सीटों पे दिया है। तो हारी हुई सीटों में क्या था कि पिछले 5 साल से ही हम मान लें तो 5 साल से कार्यकर्ता को जो काम पड़ता था वो किसी और विधानसभा में जा रहा था। कई लोगों के सपने थे कि हम ही अगली बार टिकट के दावेदार होंगे, तो सबके अपने अपने छोटे छोटे गुट बने हुए हैं। तो उस आधार पे उन सबको समेटना, करना, और उसी के लिए मुझे लगता है कि पार्टी ऐसा कोई क्लास ले रही है जिसमें वो दोनों तीनों चारों पहलू को उनको समझा पाए। जैसे आपने कहा, तो तोमर जी ने जैसे वर्णन किया, तो भोपाल में भी एक भाजपा और एक कांग्रेस, 2 नेताओं का मैं नाम लेना चाहूँगा जो हर दुख सुख में लोगों के साथ देते हैं। जीते हारे अलग बात है। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के गुट्टू बाबू थे और दूसरा कांग्रेस में पीसी शर्मा, जिसका लोग यही कहते हैं कि आप कोई घर में जन्मदिन में आप फ़ोन कर दो, वो पहुंच जाएंगे, और अगर मरने की सूचना है तो पक्के में ही वहाँ अपना समय देते हैं। तो ऐसे नेताओं की कमी है। भोपाल की भी बात करें, राजधानी में भी और दूसरी जगह भी, तो ऐसे नेता कम मिलते हैं जो एंड टू एंड कार्यकर्ता से संपर्क में रहता है, लगातार कोशिश करता है मदद करने की। अब यही सब चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के ज़माने में ये तकलीफ़ें और बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को लेकर दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशियों को जो आगे चुनाव मैनेजमेंट करेंगे उन सबको पूरा इंटेलिजेंस बेस, पीआर से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर सभी कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो धरती को आपको थोड़ा सा उसकी जुताई करनी पड़ेगी, उसमें बीज डालना पड़ेगा, उसको पानी डालना पड़ेगा, खाद पानी, तब वो अंकुरण होगा। हम सोशल मीडिया के जरिए सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर ही बीज डाल दें, उस पर ही खाद पानी डाल दें और उस पर ही फिर पौधा लग जाए, लेकिन इस पर वोट नहीं मिल सकते। इससे माहौल तो बन सकता है। दरअसल एक नकली दुनिया का पूरा मामला है। अगर सोशल मीडिया की बात करें, आभासी दुनिया है, उससे आप चुनाव जीतेंगे हारेंगे ये बहुत जल्दी 1-2 चुनाव में तय हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर सीधा संपर्क खत्म हो जाएगा और लोग सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, मैंने कहा कि धरती पर आप पौधे नहीं लगा सकते, रिश्ते अगर आप हैं तो उसको फिर आप मजबूत नहीं कर सकते, वो फॉर्मेलिटी हो सकती है। तो फॉर्मल रिलेशन बहुत कम चलते हैं। लोग कहते हैं ना, मैं शशि जी के पास आऊँगा कि आपके फेसबुक पर हज़ारों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन असल दुनिया में कितने दोस्त होते हैं वो खास बात है। तो ये जो चीज़ें हैं आभासी दुनिया की, सोशल मीडिया की, वो अपनी जगह है। अब पाठशालाएँ कार्यकर्ताओं के दम पर सफल होंगी, और नहीं तो सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कर लें, 1-2 चुनाव में इसकी परतें खुलने वाली है। आपकी राय शशि जी, आप सारे मामले को किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, पाठशाला एक दिन लगाई जाती है, कार्यकर्ता फील्ड में हमेशा रहता है, पूरा टाइम रहता है। जिसको टिकट दिया गया है तो उसका कोई तो बेस देख के दिया गया होगा कि वो कार्यकर्ता से संपर्क में है कि नहीं है। लेकिन पिछले लंबे समय से क्या हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का हो, उसका आम पब्लिक से धीरे धीरे संपर्क टूटता जा रहा है। एक घेरा रहता है उनके आगे पीछे, 25, 50, 100 या 200 लोगों का घेरा रहता है, जो घेरे रहते हैं वो तय करते हैं किस मोहल्ले में जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। राघवेंद्र जी, आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बाबूलाल गौर जी थे या गुट्टू बाबू थे, किस तरह से लोगों से संपर्क में रहते थे, अच्छे बुरे में हमेशा खड़े रहते थे। आज की तारीख में बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कार्यकर्ता के बीच में रहते हैं, वो सदैव रहते हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती, उनको कहीं से भी कोई खबर मिल जाए तो उनके बीच में रहते हैं। सिर्फ मरने और शादी तक सीमित नहीं रहता, कई बार काम भी रहते हैं उनके लिए 10 तरह के सरकारी काम रहते हैं, चिट्ठी पत्री लिखना, 10 चीज़ें करना। भोपाल के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वर्मा जी,
वो कुछ नहीं सुशील करते। चंद्र वर्मा। सुशील चंद्र वर्मा। जी। तो वो सबके लिए चिट्ठी लिखते रहते थे, जिसको भी चिट्ठी लिखते थे, क्योंकि खुद भी वो आईएएस अफसर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी रहे थे मध्य प्रदेश के। तो उनको, किसान को या गांव के आदमी को, उनके क्षेत्र में जितना बड़ा क्षेत्र था उनका, उसको एक जवाब मिल जाता था, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता था कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ काम करा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब जो है, पहले उनसे अपॉइंटमेंट लिया जाए विधायक से मिलने के लिए, फिर वो समय देगा, उसके आगे पीछे के जो लोग हैं वो तय करेंगे आप बात करोगे नहीं करोगे, वो काम तय करोगे नहीं करोगे, वो आपको पहले ही टरकाने की कोशिश करते हैं। जी। तो आपसे जो सीधा संवाद है, वो संवाद खत्म हो चुका है। बाकी रही बात सोशल मीडिया की, ऐसे में पाठशालाएं कितनी कारगर होंगी? मेरे को नहीं लगता कारगर होंगी, बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होंगी, क्योंकि बड़े लीडर भी ये बातें जानते हैं कि लोगों का संपर्क कितना रहता है, कितना नहीं रहता। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कारगर हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पाठशाला लगा लें, किसी भी तरह की पाठशाला लगा लें, क्योंकि जो विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी करता है वो अभी से नहीं तैयारी करता, बहुत पहले से करता होता है। उसको ऐसा क्या गुरु मंत्र दे देंगे उस पाठशाला में कि कान में जाके किसी को फूंक दो और वो आपका हो जाए? एक दिन में तो कोई भी आदमी किसी का नहीं होता, बिल्कुल, है ना। उसको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा उसके साथ खड़ा रहना पड़ता है। क्षेत्र की समस्याएं, हर तरह की समस्या उनको देखनी पड़ती है। जी, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहना क्या, मतलब दिक्कत यही हुई है, वो घेरे से बाहर नहीं आ पाते। तो कुल मिलाकर अगर आप एक दायरे से बाहर नहीं आएंगे और जनता के बीच का आपका संपर्क नहीं होगा तो दिक्कतें जाएंगी। पाठशालाएं इसमें थोड़ी मदद कर सकती है, लेकिन सफलता मिलेगी कि नहीं ये अभी तय नहीं है। लेकिन जैन जी, दरअसल जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, कई तो ऐसे हैं जिनका उस क्षेत्र से वास्ता नहीं था। बीजेपी ने चौंकाने वाले, अचंभित करने वाले नाम अपनी सूची में दिए थे और उसमें उन लोगों को मैदान में उतारा गया जिनका हारी हुई सीटों से कोई संपर्क नहीं था। तो वहां दिक्कत जाने वाली, क्योंकि अगर कोई हारी हुई सीट से नया आदमी आएगा तो उसका संपर्क क्षेत्र से नहीं है, वो क्षेत्र के भूगोल को नहीं जानता है, वहाँ की सामाजिक स्थिति को नहीं जानता है, वहाँ के आर्थिक ढांचे को नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि पाठशालाएं कितना काम करेंगी, लेकिन सीधी सी बात है कि 5 साल अगर आपने संपर्क किया है, आपका आचरण ठीक है, आपके कर्म ठीक है, तो आपके कर्मों का फल आपको इस चुनाव में मिलेगा। अच्छे कर्म किए तो आप चुनाव जीतेंगे, और अगर आपने उपेक्षा की है, आपने चतुराई बताई है, आप एक घेरे के बीच में बंधे रहे, तो फिर आपको दिक्कत जाएगी। चुनाव के नतीजे भले ही कुछ भी हो सकता है कि आप जीत जाएं पाठशालाओं के जरिए, लेकिन दिक्कत तो जाने वाली है। आपकी राय? जी बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी, आपने भी ठीक कहा। और भाई साहब ने जो बताया कि एक घेरे के अंदर जो रहते हैं और बाद में फिर बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगा। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद भिंड से चुनाव लड़े थे, जीते भी बाद में, लेकिन उनके बारे में कई जगह से ये बात आती थी कि वो आईएएस अफसर रहे हैं, तो भिंड की जनता जिस तरह की सामंती मानसिकता है, जिस तरह का जातिवाद है, वो चाहते हैं कि जैसे सब प्रत्याशी पैर छूते हैं वैसे भागीरथ प्रसाद भी छुएं। अब ये उनको कौन बताए कि भागीरथ प्रसाद आईएएस रहे हैं, सीनियर आईएएस कुलपति रहे हैं तो वो सब तो नहीं कर सकते जो हर कोई कर लेगा। आईएएस और कुलपति तो इस बात पे जैन जी, आईएएस और कुलपति तो वैसे सामंत हो जाते हैं, उनका संबंध किसी भी क्षेत्र से और वर्ग से हो। आईएएस सामंत है, और मैं तो ये मानता हूं कि जो 2-4 बार विधायक बन जाता है वो भी एक तरह का सामंत हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक जो लोकाचार हैं, उनको आप कितना समझते हैं और उनको कितना जानते हैं। अब भिंड मुरैना में तो इतनी ही बात पे लोग नाराज हो जाएंगे कि आप अगर सिरहाने बैठ गए चारपाई के और आप अगर तो नाराज हो जाएंगे। वहां पे जो लोग सिरहाने बैठते आ रहे हैं वही बैठेंगे। तो अगर इतना शिष्टाचार लोकाचार अगर नहीं जानते और आप अगर उसका पालन नहीं कर सकते, ये सारी चीजें तो हैं बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ईमानदारी से अगर आप वास्तव में जनता के बीच में काम करना चाहते हैं, जनता के दुख दर्द में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। जनता तो आपके मन को टटोलती है कि आप सिर्फ चुनाव लड़के उसके बाद लड़ने के बाद जीत जाएंगे, फिर आप दिखाई भी देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, फिर आप हमसे बात भी करेंगे ठीक से कि नहीं करेंगे। और अक्सर जनता धोखा खाती ही है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चतुराई की कलई कई बार खुल जाती है। जी, बाबूलाल गौर जी जैसे जिनके बारे में सुनते आए हैं कि सुबह प्रातः भ्रमण में ही वो गोविंदपुरा में इतना जनसंपर्क कर लेते थे,
और फिर उन्हें चुनाव के समय में वो जाएं या नहीं जाएं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल। तो ये कार्यशैली अगर बनी रहे लोगों की तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं किसी आ पाठशाला की जरूरत नहीं पड़ती। राठी जी, बहुत संक्षेप में आपकी राय की पाठशाला अपनी जगह है, लेकिन अगर आपका 5 साल संपर्क ठीक है, 5 साल अगर आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक है, तो फिर आपके लिए दिक्कतें कम है, हर्डल्स कम है, आपकी सफलता आपको आसानी से भले ना मिले, लेकिन आप सफलता के नज़दीक पहुंच सकते हैं और पार्टी आपके बारे में संशय में नहीं रहेगी, भ्रम में नहीं रहेगी। जी नहीं, मुझे लगता है सर ये पूरी बात अपन कर रहे हैं व्यक्ति के आचरण पे, जो कि प्रत्याशी है जी। लेकिन जो पार्टी सत्ता में रही या नहीं रही, विपक्ष में भी रही जी, उसने क्या काम किया, उसका भी इफेक्ट उसी प्रत्याशी पे पड़ेगा। तो प्रत्याशी को तो दोनों तरफ से मार है, एक तो खुद के आचरण अच्छा रखना है, प्लस जो पार्टी में अगर सत्ता में है तो सत्ता ने जो काम नहीं किया है, या विपक्ष में है तो विपक्ष ने अगर भूमिका सही नहीं निभाई है, जी। तो इसका भुगतान भी उस प्रत्याशी को ही करना है। बिल्कुल। मतलब भाग्य के साथ में भाग्य, आचरण और जो सत्ता या विपक्ष की पार्टी का जो 5 साल का वो रिपोर्ट कार्ड है, इन 3 आधारों पे अगला प्रत्याशी की जीत हार का निर्णय होगा। इसको अगर एक वाक्य में कहें तो अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा। आप चाहे किसी पार्टी से खड़े हो, अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो आप जीतेंगे, और कर्म अच्छे नहीं रहे तो फिर चतुराई काम तो नहीं आती। मुझे लगता है जी। सर एक निर्णय पार्टियों को अब ये भी लेना चाहिए कि अगले पूरे 5 साल जब भी सत्ता में रहें तो पाठशाला चलती रहे, ठीक। जिससे सरकार को भी वो नसीहत देते रहे। जी शशि जी, आपकी राय। देखिए, आज तो जब चुनाव में जाएंगे सारे प्रत्याशी तो पैर पड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी बाद में ये इच्छा रहती है जो जनता है उनके पास जब भी जाए उनके पैर छुए। तो वो एक बड़ा मुश्किल सिलसिला है कि पैर पड़वाने और पैर पड़ने का। मेरे को लगता है कि आदमी को चुनाव में हमेशा अपने काम के आधार पे जाना चाहिए बजाय पैर पड़ने के। प्रत्याशियों को पता है कि मतदान तक उनको पैर पड़ने हैं, हाँ, और चुनाव जीतने के बाद बाकी 5 साल वोटर को उनके पैर छूने वोटर हैं। उनके जी। पैर पड़ता रहेगा। लेकिन वोटर जो है अब समझदार हो गया है, क्योंकि युवा वोटर जो है वो पैर पड़वाना पसंद नहीं करता, वो काम पसंद करता है। वो देखता है मेरे क्षेत्र में काम क्या हुआ, मेरे लिए काम क्या हुआ, मेरे रोजगार का साधन का क्या हुआ, मेरी सड़क क्या हुआ, मेरे पानी का क्या हुआ। ठीक। उस तरीके से बुनियादी सवाल देखता है, पैर पड़ने और पड़वाने का उसको बहुत ज्यादा शौक नहीं रहता। सीधी सी बात है कि काम भी हो और आपका व्यवहार भी हो, ये सब चीजें मिलकर आपको विजय की तरफ ले जाती है। सिर्फ अगर काम करेंगे आप तो उससे भी काम नहीं चलता, और केवल संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि संपर्क आपको जिता जाए। अगर आपके संपर्क हैं तो फिर आपकी जीत थोड़ी सी आसान है। तो मैं कुल मिलाकर यही कहूँगा कि ये जो पाठशाला है प्रत्याशियों की, वो अपनी जगह है, उनके संपर्क जरूर पार्टी के लिए प्रतिफल प्रदान करेंगे। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूँगा। जैन जी आपका साधुवाद, शशि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बाखबर में हिस्सा लिया। आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।